Hi students, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 2 कब अपलोड करेंगी। तो चलिए आज मुझे टाइम मिला है तो वीडियो बनाने बैठी हूँ पार्ट 2 को लेकर। पार्ट 1 भी मैंने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ही अपलोड किया था, जिसमें मैंने 9th 10th ICSE और ISC की बुक्स से आपको पढ़ाया था। चारों बुक्स का कंटेंट एक साथ लेकर एक साथ सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व कराया था। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 ही टाइप्स के क्यों होते हैं, और उसकी एक्सरसाइजेस जितनी थी मैंने काफी कुछ आपको पार्ट 1 में समझा दिया था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक इसका रह गया है, जिसको हम लोग रिप्लेसिंग इफ के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि जो जो एक्सरसाइजेस रह गई थी उसको कंप्लीट कराऊंगी, और इफ के सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या होते हैं वो मैं इसमें कंप्लीट कराऊंगी। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। तो उस वीडियो में हम यहाँ तक पहुंच चुके थे कि कंडीशनल सेंटेंसेस में केवल इफ का ही यूज नहीं होता, इफ के जगह पे कई सारे कंजंक्शंस आपको दिए जा सकते हैं। तो आज इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि इफ के प्लेस पे क्या क्या चीजें आ सकती हैं, और अगर वो चीजें आती हैं तो क्या थोड़े बहुत चेंजेस हमें मेक करने होते हैं या नहीं, उस पे हमें कमांड लेना है। ठीक है, तो देखिए 9th टोटल इंग्लिश और 10th क्लास टोटल इंग्लिश में सेम टॉपिक दिया गया है, रिप्लेसिंग इफ बाय दिस। यानी इफ के प्लेस पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन में कई बार अनलेस का यूज करने को आता है, बट फॉर का आता है, अदरवाइज, प्रोवाइडेड, सपोज एटसेट्रा। तो ये सारे चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये कुछ नया नहीं होता है। बट फॉर, अदरवाइज, प्रोवाइडेड, ये सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंसेस का ही यूज करने को इनडायरेक्टली आपसे बोलते हैं, अगर इनका यूज करने को ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अनलेस जब आपका आएगा इफ को रिप्लेस करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन में, तो फिर आप वहां पे क्या क्या चेंजेस करते हो, क्या बातें आपको दिमाग पे रखनी है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, वैसे हमें पता होता है, अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि बेटा अनलेस का मीनिंग आपको पता है, तो वो कहते हैं यस मैम, अनलेस का मतलब होता है जब तक। यस, अनलेस का मतलब जब तक होता है, लेकिन अगर आप ये सेंस रखकर ट्रांसफॉर्मेशन इफ और अनलेस का करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका वर्बल मीनिंग पता होना चाहिए कि अनलेस का मीनिंग क्या होता है। अनलेस का मतलब होता है बेटा इफ प्लस नॉट, अगर नहीं, राइट। यानी कि कोई भी अनलेस क्लॉज जो होता है वो हमारा इफ नॉट क्लॉज होता है, और कोई अगर इफ नॉट क्लॉज होता है वो हमारा अनलेस क्लॉज होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपके बुक में नोट्स भी इसी तरीके से दे रखा है। इफ प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू अनलेस प्लस अफर्मेटिव। यानी जो मतलब होता है अनलेस का, वही मतलब होता है इफ के साथ नॉट का। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही डज नॉट हरी, अगर वो जल्दी नहीं करेगा, तो अगर वो जल्दी नहीं करेगा, इसी बात को अगर आप इफ लगाकर नहीं बोलना चाहते हो तो अनलेस का यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप अनलेस का यूज करते हो तो उसी पर्टिकुलर क्लॉज को आपको अफर्मेटिव करना होता है, क्योंकि इफ नॉट सबमिट कर, इफ नॉट पूरा एक साथ मिलकर अनलेस हो जाता है। अनलेस इटसेल्फ इज नेगेटिव, अनलेस में अन लगा हुआ है, इस वजह से जो अनलेस वाला क्लॉज होता है वो हमेशा अफर्मेटिव होता है। इसी वजह से वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि अनलेस प्लस अफर्मेटिव ये क्या है, ये किसके बारे में बता रहे हैं, क्लॉज को बोल रहे हैं। ये क्लॉज को बोल रहे हैं कि इफ प्लस नेगेटिव क्लॉज इज इक्वल टू अनलेस प्लस अफर्मेटिव क्लॉज। ओके, तो बस अगर आपका क्लॉज इफ नॉट करके दिया गया है, जैसे यहाँ पे इफ ही डज नॉट हरी, इफ ही डज नॉट अपोलोजाइज, यू कैन सी कि जो आपका इफ क्लॉज है वो इफ नॉट के साथ आ रहा है। ठीक है, तो आपको रिजल्ट क्लॉज को कुछ छेड़ना नहीं होता है, रिजल्ट क्लॉज आपका एज इट इज रहता है, राइट। इफ ही डज नॉट हरी, आप इसको अफर्मेटिव कर देंगे, और अफर्मेटिव करने के लिए मैं आपको 3 चीजें बताती हूँ, वो आप रट लीजिए बहुत अच्छे से। देखिए, अगर इफ के साथ डज नॉट आ रहा होगा तो इफ डज नॉट पूरा हटके अनलेस के साथ आप वर्ब प्लस एसोरियस लगा दोगे, क्योंकि डज नॉट का जो अफर्मेटिव फॉर्म होता है वो होता है वर्ब प्लस एसोरियस फॉर्म। अगर मान लीजिए इफ के साथ डू नॉट आ रहा है तो इफ डू नॉट पूरा हटके आएगा अनलेस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसी तरीके से मान लीजिए आ रहा है इफ के साथ डिड नॉट, तो फिर वहां पे आप अनलेस के साथ सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो बस इतना सा आपको करना है कि इफ के साथ जो भी नॉट वाला टर्म आ रहा है, चाहे डज नॉट आ रहा हो, डू नॉट आ रहा हो, डिड नॉट आ रहा हो, तो वो नॉट गायब होगा,
पूरा डज नॉट गायब होगा, डू नॉट गायब होगा, डिड नॉट गायब होगा, उसकी जगह आएगा क्या वो मैंने आपको बता दी। ये चीज आप रट लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब आपको मैं प्रैक्टिस कराती हूँ जो आपके एक्सरसाइज में दिया गया है ना, उसमें देखिएगा जितने भी सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें इफ नॉट इफ नॉट इफ नॉट करके दिया गया है वो कितने इजी हैं। आपको बस करना क्या है बच्चा, इफ नॉट को हटाकर, चाहे वो डू नॉट के साथ आ रहा हो, डज नॉट के साथ आ रहा हो, डिड नॉट के साथ आ रहा हो, उसको हटा के आपको वहां पर अनलेस का यूज करना है और एज जो मैंने आपको वर्ब बताई वो यूज करना है। और रिजल्ट क्लॉज में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, रिजल्ट क्लॉज आपका एज इट इज रहेगा। पेज नंबर 175 पे आपको एक एक्सरसाइज दे रखी है जहां पे आपको अनलेस का यूज करना है। एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है, पहले वो देख लेते हैं। इफ वी डू नॉट रश वी शैल मिस द बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इफ के साथ क्या आया है, डू नॉट। क्या आया है, डू नॉट। तो भाई ये डू नॉट इफ पूरा हटेगा और इसकी जगह आ जाएगा अनलेस। और मैंने आपको बताया कि अगर डू नॉट आ रहा है तो आप उस क्लॉज में, अनलेस क्लॉज में यूज क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। तो यहाँ रश दे रखा है, रश का फर्स्ट फॉर्म रश, अनलेस वी रश। ठीक है, अगर आपने ऐसे बना दिया अनलेस वी डू नॉट रश तो गलत हो जाएगा। पूरा का पूरा इफ के साथ डू नॉट हटेगा तो अनलेस आता है, बिकॉज इफ नॉट इज इक्वल टू अनलेस होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अनलेस लेके आए हैं और इफ डू नॉट को हटा दिया है। अनलेस वी रश और जो रिजल्ट क्लॉज है क्या उसमें कोई चेंज हुआ, नहीं। अगर आप उसमें चेंज कर दोगे, वी शैल नॉट लगा दोगे या कुछ और कर दोगे तो रिजल्ट चेंज करने पर आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेन मकसद होता है कि आप चेंजेस करिए स्ट्रक्चर में लेकिन मीनिंग चेंज ना होने पाए, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकल रही है कि इफ वी डू नॉट रश, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे हमारी बस छूट जाएगी। अनलेस वी रश का मतलब क्या है, वही मतलब है, क्योंकि इफ डू नॉट इज इक्वल टू अनलेस होता है, मतलब वही। अनलेस वी रश का मतलब अगर हम जल्दी नहीं करेंगे, तो जल्दी नहीं करेंगे का रिजल्ट क्या आएगा, जो हमें दे रखा है, वी शैल मिस द बस। अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से आपका सेंटेंस नंबर 1 यहाँ पर है, इफ द कार इज नॉट रिपेयर्ड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इफ के साथ नॉट दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इफ के साथ डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट नहीं आ रहा है तो टेंशन की बात ही नहीं है आपको। इज नॉट का जो अफर्मेटिव होता है वो क्या होता है, वो इज होता है, केवल आपको नॉट को हटा देना है। इफ और नॉट आपका हट जाएगा, अनलेस आपका आ जाएगा। अनलेस द कार इज रिपेयर्ड और रिजल्ट क्लॉज आपका एज इट इज रहेगा, इट विल स्टॉप वर्किंग। ओके, अनलेस द कार इज रिपेयर्ड का मतलब क्या है, इफ द कार इज नॉट रिपेयर्ड। ठीक है, मीनिंग वही है, क्यों, क्योंकि इफ नॉट इज इक्वल टू अनलेस। ठीक है, तो आपका हो जाएगा अनलेस द कार इज रिपेयर्ड कॉमा इट विल स्टॉप वर्किंग। सेकेंड सेंटेंस को हम बाद में देखेंगे, पहले हम थर्ड देखते हैं। He would never come to see us if we did not invite him। यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट क्लॉज आपका पहले दे रखा है, कंडीशनल क्लॉज बाद में दे रखा है। तो इफ के साथ क्या आया, डिड नॉट आया, तो इफ डिड नॉट पूरा हटेगा और इसकी जगह अनलेस के साथ सेकेंड फॉर्म आएगी। याद करिए मैंने अभी पीछे समझाया था आपको, इफ डिड नॉट का रिप्लेस क्या होता है, अनलेस के साथ सेकेंड फॉर्म यूज करिए, राइट। तो क्या हो जाएगा, he would never come to see us unless we invited him। ओके, रिजल्ट क्लॉज में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, एज इट इज रहेगा। वाई, बिकॉज हम इफ नॉट को हटाकर पूरा अनलेस लेके आ रहे हैं। सेंटेंस नंबर 4 में इफ के साथ डू नॉट दे रखा है, तो इफ डू नॉट जब आता है तो क्या करते हैं, अनलेस के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू साइन द चेक द बैंक विल नॉट कैश इट फॉर यू। Result clause will be as it is. Unless you sign the check, the bank will not cash it for you. Okay, how simple is it? Okay. Sentence number 5. Again हमारा do not आ गया, तो if do not हट जाएगा और unless के साथ first form आ जाएगा। Unless you work fast, you will not finish the job. Okay, how easy? 6 sentence as it is. Do not आ रहा है, if इसको replace करना है unless से। If do not हट के क्या आता है बेटा, अनलेस के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या हो जाएगा, अनलेस यू अग्री, अनलेस यू अग्री आई शैल नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। 7 सेंटेंस में इफ वाला जो क्लॉज है क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है। नॉट तो नहीं दे रखा है लेकिन नोबडी दे रखा है ना, तो नोबडी भी तो नेगेटिव ही होता है ना बच्चा। तो कभी कभी साफ साफ नॉट नहीं आएगा, आपको कोई नेगेटिव वाला वर्ड देंगे वो। यहाँ पे इफ नोबडी दे रखा है आपको, तो नोबडी का अफर्मेटिव क्या होता है बेटा, समबडी होता है। क्या होता है, समबडी। तो बस इफ और नोबडी हट जाएगा, अनलेस के साथ समबडी आ जाएगा। अनलेस समबडी
wants this, और रिजल्ट क्लॉज आपका एज इट इज रहेगा, उसमें हमको चेंज ही नहीं करते हैं. I'll throw it away. Unless somebody wants this, I'll throw it away. How easy. Sentence number 8. If के साथ आ रहा है does not, तो बस आप if does not को हटाइए. और मैंने क्या समझाया था आपको कि if does not अगर आ जाएगा तो वहां पे आपको unless के साथ verb s और es फॉर्म लेना है. कुछ verbs में s लगता है तो कुछ में es लगता है. फिलहाल यहाँ पे find है, इसमें s लगेगा. Unless he finds some place to hide, result clause will be as it is. The police will arrest him. How easy? Unless he finds some place to hide, the police will arrest him. Okay? Sentence number 9. यहाँ पे result clause पहले दे रखा है, if वाला बाद में दे रखा है, यहाँ पे nothing आ रहा है, तो क्या हमारा if clause negative दे रखा है? Yes, दे रखा है. Nothing आपका negative होता है, जैसे भी ऊपर nobody था, ठीक है. और nothing का positive क्या होता है? Something. तो if nothing हट जाएगा, unless के साथ something आ जाएगा. How easy? तो आंसर हो जाएगा we will arrive at 8 o'clock unless something goes wrong. Unless something goes wrong. तो कर क्या रहे हैं भाई हम? फिर से एक बार रिकॉल करा दें, अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है फिर से रिकॉल करा देती हूँ. इफ नॉट को हटाकर अनलेस के साथ हमें उसको अफर्मेटिव करना है, ठीक है. अफर्मेटिव करने के लिए ये आपको रट लेना है स्ट्रक्चर जो मैंने आपको शेयर किया अभी. इफ क्लॉज आपको इस तरीके से दिए जा सकते हैं. इफ के साथ कभी डज नॉट आएगा तो वहां पे अनलेस के साथ आपको वर्ब एस और एस करना है. डज नॉट इफ पूरा हट जाएगा, अनलेस के साथ वर्ब एस और एस फॉर्म लेके आएंगे आप सब्जेक्ट के बाद ऑब्वियसली. इस तरीके से अगर इफ के साथ डू नॉट दे रखा है तो वो अनलेस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा. अगर इफ के साथ डिड नॉट दे रखा है तो वो अनलेस के साथ सेकंड फॉर्म ले लेगा, ऑब्वियसली सब्जेक्ट बीच में आएगा. ओके, इन सबकी ये आपने एग्जांपल में भी देखा अभी इतने सारे जो मैंने अभी करवाए आपको. अगर मान लीजिए इफ नोबडी दे रखा है तो इफ नोबडी का क्या हो जाएगा भाई? इफ और नॉट हटता है ना, तो नोबडी का जो अफर्मेटिव होता है वो somebody होता है. इफ नोबडी विल बी रिप्लेस्ड बाय unless somebody. If nothing will be replaced by unless something. So how easy is it? It is not हुआ, right? We do not have to do anything in result clause. Result clause में हमें कुछ नहीं करना है, वो as it is रहेगा. केवल आपको फोकस कहाँ करना है? आपके if clause को. if not को हटा के आपको उस unless के साथ ये फॉर्म्स लेके आनी है. सेंटेंस नंबर 10 को छोड़ देते हैं, 11th को छोड़ देते हैं, बाद में समझेंगे. 12th देखिए यहाँ पे दिया गया इफ के साथ डू नॉट. अगेन तो डू नॉट दे रखा है तो क्या करते हैं? अनलेस के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं. तो आ जाएगा अनलेस यू टेक योर मेडिसिन रेगुलरली यू विल नॉट गेट बेटर. अनलेस यू टेक योर मेडिसिन रेगुलरली यू विल नॉट गेट बेटर. हाउ इजी. 13th डू नॉट आ रहा है इफ के साथ. इफ डू नॉट हट जाएगा, अनलेस के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. अनलेस यू कंपेल हिम ही विल नॉट रिटर्न योर मनी. 14 छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे. 15 देख लीजिए. इफ के साथ क्या आ रहा है? डू नॉट, राइट. इफ के साथ डू नॉट आ रहा है तो क्या करना होता है? अनलेस के साथ फर्स्ट फॉर्म लानी होती है. तो अनलेस यू फॉलो मी यू विल लूज योर वे. अनलेस यू फॉलो मी यू विल लूज योर वे. अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस छोड़ दिए बीच में, डिस्कस नहीं किया. मैंने कहा बाद में समझेंगे. तो वो मैंने क्यों ऐसा किया बाद में समझेंगे. अब अगर गौर करो, अब जो मैंने सेंटेंसेस यहाँ छोड़ दी हैं उसमें ऐसा क्या खास बात थी. सेकंड सेंटेंस मैंने छोड़ा था, उसमें लिखा था यू मस्ट आस्क हिम इफ यू वांट हिज हेल्प. ओके, और कौन सा छोड़ा था मैंने? एक सेंटेंस और छोड़ा था 14th वन, इफ यू आर केयरफुल. तो इन सेंटेंसेस में खास बात ये थी बेटा कि यहाँ पे हमें इफ नॉट नहीं दे रखा था. ओके, तो भाई अभी मैंने आपको ये समझाया कि अगर इफ नॉट दे रखा होता है तो कितना ईजी होता है बनाना. ठीक है, इफ नॉट अगर दे रखा होता है तो करना क्या होता है समझाया मैंने अभी आपको ना. इफ डू नॉट हटके ये हो जाएगा रिजल्ट क्लॉज विल बी एज इट इज. रिजल्ट क्लॉज में कुछ नहीं करना होता, आंख बंद करके रिजल्ट क्लॉज आपका वही रहेगा. इफ डू नॉट के प्लेस पे ये आ जाएगा. इफ डज नॉट को हटा के अनलेस के साथ ये लाना है. इफ नोबडी को हटाकर आपको अनलेस के साथ समबडी लाना है. तो ये चीज आपने भी कवर कर ली है ना. अब हम समझेंगे कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इफ के साथ नॉट ना दे रखा हो और फिर भी आपको अनलेस चूज करना है. तो अब हम वो कॉन्सेप्ट समझ में जा रहे हैं कि इफ नॉट अगर नहीं दे रखा है और हमें अनलेस चूज करना है तो हम क्या करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड नाउ. तो अगर इफ के साथ नॉट नहीं दे रखा है आपको तो भी कोई डरने वाली बात नहीं होती है. आपको करना ये होता है कि जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना होता है.
अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर इफ नॉट वाला हमें मिलेगा तो हमें रिजल्ट क्लॉज में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप छेड़छाड़ कर दोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन गलत माना जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स आपका पूरा चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेकेंड सेंटेंस में क्या करना है। यू मस्ट आस्क हिम इफ यू वांट हिज हेल्प। यहाँ पर आया इफ यू वांट हिज हेल्प और इसी को रिप्लेस करके हमें करना है अनलेस। तो भाई हमें यहाँ मेहनत तो करनी नहीं है कि इफ नॉट को हटाएं पूरा, केवल इफ के जगह हमें अनलेस करना है, क्योंकि अनलेस वाले क्लॉज को पॉजिटिव करना होता है, राइट। तो भाई नॉट तो दे नहीं रखा है, तो आप अनलेस वाले क्लॉज को पॉजिटिव करोगे तो केवल इफ के प्लेस में अनलेस लगा दोगे। तो अगर केवल इफ के प्लेस में अनलेस लगा दोगे और रिजल्ट क्लॉज भी एज इट इज कर दोगे तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। कैसे, समझिए। कह रहा है यू मस्ट आस्क हिम, तुम्हें उससे पूछना चाहिए अगर तुम्हें उसकी मदद चाहिए, यानी उससे पूछ लेना चाहिए, उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए अगर तुम्हें जरूरत हो। ये आपका सेंस निकल रहा है। सो इफ यू वांट हिज हेल्प की जगह जब हम ये कर देंगे अनलेस यू वांट हिज हेल्प, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, तो अनलेस यू वांट हिज हेल्प का मतलब हो गया इफ यू डू नॉट वांट हिज हेल्प। तो हम ये बना रहे हैं कि यू मस्ट आस्क हिम अनलेस यू वांट हिज हेल्प, यानी कि तुम्हें उससे पूछना चाहिए अगर तुम्हें मदद नहीं चाहिए। तो ये तो गलत सेंस हो गया। हमसे सेंटेंस कह रहा है कि तुम्हें उससे तब पूछना चाहिए जब तुम्हें मदद की जरूरत हो। अंडरस्टैंडिंग। तो हम करते क्या है इस सेंस में, इसमें हम करते ये हैं कि जो रिजल्ट क्लॉज है उसको हम उल्टा कर देते हैं। रिजल्ट क्लॉज में अगर वो अफर्मेटिव दे रखा है सेंटेंस को हम नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव दे रखा है तो हम उसको अफर्मेटिव कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम केवल इफ की जगह अनलेस लेके आ रहे हैं। तो अनलेस लाने की वजह से ये जो क्लॉज हुआ हमारा, वो हमारा नॉट हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि अनलेस में छुपा होता है इफ नॉट। इफ नॉट और दे नहीं रखा है हमको सेंटेंस में, क्लॉज में इफ नॉट। जब दे नहीं रखा है इफ नॉट, तो जो उसका रिजल्ट होगा वो चेंज हो जाएगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर से पीछे करके आप सुनिएगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ बच्चा कि अगर आपका केवल इफ दे रखा है, यानी इफ वाला क्लॉज आपका पॉजिटिव दे रखा है, इफ नॉट नहीं दे रखा है, तो वहां पे आप जब इफ को अनलेस करते हो तो क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि अनलेस का मतलब इफ नॉट होता है, राइट। इस वजह से हम क्या करते हैं, रिजल्ट क्लॉज में चेंज लेके आते हैं। अगर रिजल्ट क्लॉज आपका अफर्मेटिव है तो उसको आप नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो। अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यू मस्ट नॉट आस्क हिम unless you want his help. You must not ask him unless you want his help. तो क्या सीखा हमने बेटा? हमने ये सीखा कि अगर इफ क्लॉज आपका अफर्मेटिव है तो उस वक्त रिजल्ट क्लॉज को उल्टा कर देते हैं ताकि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना होने पाए। बहुत आराम से मैंने बोला है, पीछे बहुत देर तक उस बात को समझाया है, तो आप फिर से समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है फिर से आप इसको बार बार सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। अब हम आगे के जो एग्जाम्पल छोड़ रखे थे वो भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको 10th सेंटेंस नहीं करवाया था, वो देख लेते हैं। इफ यू टच फायर इट विल बर्न यू। नाउ यू कैन सी इफ यू टच फायर है तो आपका इफ वाला क्लॉज अफर्मेटिव है। तो जब ये अफर्मेटिव है तो इफ के प्लेस पे केवल अनलेस लाना है, तो केवल अनलेस लाने की वजह से मतलब ये हो गया इफ यू डू नॉट टच फायर, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अफर्मेटिव दे रखा है रिजल्ट क्लॉज, इट विल बर्न यू। हमें करना होगा इट विल नॉट बर्न यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनलेस यू टच फायर इट विल नॉट बर्न यू। सेंटेंस नंबर 14, इफ यू आर केयरफुल, तो इफ के प्लेस पे अनलेस लेके आएंगे, लेकिन आप रिजल्ट क्लॉज में नॉट लगा देंगे। अनलेस यू आर केयरफुल इन योर डाइट यू विल नॉट बी हेल्दी। सेंटेंस नंबर 11 में फिल इन द फॉर्म एज आई टेल यू और यू विल मेक मिस्टेक्स। और का मतलब यहाँ पे है अदरवाइज। और के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है या, जब ऑल्टरनेटिव से रखे होते हैं, और अगर कंजंक्शन की जगह यूज हो रहा है, दो क्लॉजेस के बीच में और आ रहा है, तो वहां पे या मीनिंग नहीं होता है, वहां पे होता है अदरवाइज, नहीं तो, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे, कहाँ पे कंडीशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है फिल इन द फॉर्म, यानी कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉर्म फिल करो, नहीं तो तुमसे मिस्टेक हो जाएगी, ये सेंस आ रहा है। तो अनलेस यू फिल इन द फॉर्म एज आई टेल यू कॉमा यू विल मेक मिस्टेक्स। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम आपने यू विल मेक मिस्टेक्स को नेगेटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपकी पॉजिटिव दे रखी है। तो बेटा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो आपका रिजल्ट क्लॉज है उसमें नेगेटिव और खुद शो कर रहा है, यानी जो आपका यहाँ पे कंडीशन है वो इफ के साथ नहीं दे रखी है।
इस वजह से उन्होंने वहां पे नहीं तो लगाया था। तो नहीं तो के सेंस में उन्होंने रिजल्ट बिल्कुल अकॉर्डिंगली दिया है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं फॉर्म फिल करोगे तो क्या हो जाएगी, तुमसे मिस्टेक होगी, यही तो कहना चाह रहे हैं ना। तो बस अनलेस यू फिल इन द फॉर्म एज आई टेल यू, अनलेस का मतलब होता है इफ यू डू नॉट फिल इन द फॉर्म एज आई टेल यू, तो मिस्टेक होगी कि नहीं होगी, मिस्टेक होगी। इस वजह से आप क्या करोगे, यू विल मेक मिस्टेक्स। तो यहाँ पे आपने यू विल नॉट क्यों नहीं किया, सो दैट मीनिंग ना चेंज हो पाए। और क्योंकि वहां पे नहीं तो दिया था, तो नहीं तो का रिजल्ट वो उन्होंने पहले से दे रखा है अकॉर्डिंगली, इस वजह से हमें उसको नेगेटिव नहीं करना पड़ा, हमारा मीनिंग बिल्कुल सही आ रहा है अकॉर्डिंगली। अब क्लास 12th से मैंने एक एक्सरसाइज उठाई है, ये भी आपका अनलेस इफ है। यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में आपको चेंज करने को बोला जा रहा है। पहला सेंटेंस है अनलेस शी स्टॉप्स वर्किंग सो मेनी आवर्स शी विल गेट इल, और यहाँ पे आपको इफ चेंज करना है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आए हैं भाई, अब 12th ISC से उठाई एक्सरसाइज। तो पहले तो आप डरिएगा नहीं, 9th अगर 10th के बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज आपको डरने वाली कोई बात नहीं कि मैम 12th की एक्सरसाइज हमसे कैसे हो सकती, नहीं, कॉन्सेप्ट आपका वही है, ठीक है। अब मैं अलग से 11 12 के लिए अलग वीडियो और 9 10 के लिए अलग वीडियो नहीं बना सकती हूँ। अगर आपको अपने बुक तक पढ़ना है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको और अच्छा कमांड हो जाएगा अनलेस इफ में, ठीक है। तो देखिए इफ से अनलेस पे अभी आए थे हम, अब यहाँ पे आपको अनलेस से इफ पे जाना है, तो कुछ नया नहीं करना है, बस आप उसको रिवर्स ऑर्डर कर लीजिए। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया था, आपके पास वो स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो गया होगा अब तक तो आपको, कि अगर इफ के साथ डज नॉट आता है, अनलेस के साथ वर्ब एसोरियस आता है। इफ के साथ डू नॉट आता है तो अनलेस के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है। इफ के साथ डिड नॉट आता है तो अनलेस के साथ सेकंड फॉर्म आता है। अगर मान लीजिए इफ के साथ नथिंग दे रखा है तो अनलेस के साथ समथिंग आ जाता है। अगर इफ के साथ नोबडी आता है तो अनलेस के साथ समबडी आ जाता है। ये आपने कमांड ले लिया अच्छे से, तो बस आपको यहाँ पे यही करना है, उसका रिवर्स कर देना है। अगर आपको अनलेस के साथ वर्ब एसोरियस दे रखा है तो उसको आपको इफ के साथ डज नॉट कर दीजिए। अगर अनलेस के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इफ के साथ डू नॉट कर दीजिए। अगर अनलेस के साथ आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है तो इफ के साथ डिड नॉट कर दीजिए। अगर आपको मान लीजिए अनलेस के साथ समथिंग दे रखा है तो इफ के साथ नथिंग कर दीजिए। बस क्या करना है, उसका उल्टा करना है बेटा, और कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अभी हम लोग इफ से अनलेस में कर रहे थे, अब उसका रिवर्स करना है, अनलेस से इफ पे आना है। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज। तो पहला सेंटेंस आपको दे रखा है अनलेस शी स्टॉप्स, यू कैन सी अनलेस के साथ क्या आ रहा है, वर्ब एसोरियस। तो अनलेस वर्ब एसोरियस कब हम लोग करते थे, जब इफ के साथ डज नॉट लेते थे। तो बस आप यहाँ पे इफ के साथ डज नॉट लोगे, राइट। तो इफ शी डज नॉट स्टॉप, ध्यान रखिएगा डज नॉट के साथ वर्ब की फॉर्म आती है फर्स्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डज नॉट भी लगा दिया, स्टॉप्स भी लगा हुआ है, अभी तक गलत है, बिल्कुल गलत है, 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इफ शी डज नॉट स्टॉप वर्किंग सो मेनी आवर्स शी विल गेट इल, रिजल्ट क्लॉज आपका एज इट इज रहेगा। ओके, सेकेंड सेंटेंस थोड़ा सा अभी बाद में करते हैं, थर्ड देख लेते हैं। आई शैल नॉट फॉरगिव हिम अनलेस ही अपोलोजाइजेस टू मी। अनलेस के साथ क्या आ रहा है, अपोलोजाइजेस, यानी वर्ब की एस और एस फॉर्म आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इफ के साथ डज नॉट करते हैं। तो इफ ही डज नॉट अपोलोजाइज टू मी, कॉमा आई शैल नॉट फॉरगिव हिम। हाउ इजी, ओके। तो इन सेंटेंसेस को स्किप करके पहले हम लोग 7 सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है आई विल नॉट राइड अ 2 व्हीलर अनलेस आई हैव अ हेलमेट ऑन। तो अनलेस के साथ आपको हैव दे रखा है जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अनलेस के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो आपको इफ के साथ डू नॉट लाना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, इफ आई डू नॉट हैव अ हेलमेट ऑन, कॉमा आई विल नॉट राइड अ 2 व्हीलर, ओके। सेम विल बी विद सेंटेंस नंबर 8, अनलेस यू डेवलप अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अनलेस के साथ डेवलप दे रखा है फर्स्ट फॉर्म, तो इफ के साथ क्या आता है, डू नॉट। इफ यू डू नॉट डेवलप अ हेल्दी लाइफस्टाइल यू विल नॉट लिव लॉन्ग। तो इस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस छोड़ दिए थे, वो इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि वो सेकंड कैटेगरी के थे। सेकंड कैटेगरी हमने क्या पढ़ी थी, सेकंड कैटेगरी हमने पढ़ी थी कि अगर आपको इफ क्लॉज पॉजिटिव दे रखा होता है, उसे अनलेस करना होता है, तो हम क्या करते हैं, याद करिए पीछे समझाया था मैंने आपको।
आपको ये बताया था कि बाय चांस आपको इफ क्लॉज पॉजिटिव दे रखा है और आपको उसको अनलेस करना है, तो आपको रिजल्ट क्लॉज में चेंज करना पड़ता है ताकि मीनिंग चेंज ना होने पाए, राइट। रिजल्ट क्लॉज अगर अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए। याद आ रहा होगा आपको। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं आप तो पीछे जाके फिर से आप एक बार इसको देखिएगा। तो सेकेंड कैटेगरी जैसे हमने वहां समझी थी वही यहाँ पे आपको फॉलो करनी है। तो सेंटेंस नंबर सेकेंड देखिए, वर्क लेट नाइट एंड फिनिश द रिपोर्ट। तो ये तो अलग ही सेंटेंस हो गया, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, अनलेस का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पर। तो जब अनलेस का कोई रोल ही नहीं है, इफ यू वर्क, या आपको कंडीशनल टाइप 1 जा रहा है, इसमें आप लोग इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते थे और कंडीशनल क्लॉज में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लेते थे। पार्ट 1 में अच्छे से बताया था मैंने। तो यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस है, इफ यू वर्क लेट नाइट कॉमा यू विल फिनिश द रिपोर्ट। ओके, इसमें कोई अनलेस का सीन नहीं है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस था। इफ यू वर्क लेट नाइट कॉमा यू विल फिनिश द रिपोर्ट। अब देखिए सेंटेंस नंबर 4, यू कैन नॉट गो अब्रॉड अनलेस यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट। तो यहाँ पे अनलेस के साथ हैव यानी कि फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो होना तो ये चाहिए इफ के साथ क्या आना चाहिए, डू नॉट हैव। इफ यू डू नॉट हैव अ वैलिड पासपोर्ट यू कैन नॉट गो अब्रॉड। लेकिन इत्तेफाक से आपको इफ यू हैव दे रखा है, इफ यू डू नॉट हैव नहीं दे रखा है। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि अनलेस क्लॉज को आप अफर्मेटिव क्लॉज में ही रहने दीजिए। याद करिए क्या कहा था मैंने कि अगर इफ क्लॉज को आपको अनलेस क्लॉज कन्वर्ट करना होता है और अगर आप इफ क्लॉज आपका पॉजिटिव है तो आपको रिजल्ट क्लॉज में चेंज आना होता है। बस आपको यहाँ पे यही करना है। यहाँ पे केवल अनलेस का इफ किया जा रहा है, इस वजह से जो आपका रिजल्ट क्लॉज है यू कैन नॉट गो अब्रॉड, कैन नॉट के प्लेस पे कैन आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा इफ यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट यू कैन गो अब्रॉड। यही तो सेंस आ रहा है, यू कैन नॉट गो अब्रॉड, तुम बाहर नहीं जा सकते। अनलेस यू हैव का मतलब क्या हो गया, इफ यू डू नॉट हैव, अगर वैलिड पासपोर्ट नहीं है तो अब्रॉड नहीं जा सकते। और हम क्या बना रहे हैं, इफ यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, अगर वैलिड पासपोर्ट है तो क्या होगा, तुम जा सकते हो, यू कैन गो अब्रॉड। तो ये वही कैटेगरी हो गई कि नहीं, कुछ खास नहीं है इसमें, कुछ नया नहीं है बेटा। जो पीछे समझाया था उसका रिवर्ट्स कर रहे हैं बस। वहां क्या समझाया था कि अगर इफ क्लॉज आपका पॉजिटिव है और उसकी जगह आप अनलेस ला रहे हो तो वहां पर आपको रिजल्ट क्लॉज में चेंज लाना होता है। तो यहाँ पे इसका उल्टा कर दे रहे हैं, अनलेस क्लॉज को हमें इफ अफर्मेटिव क्लॉज बनाना है, इस वजह से रिजल्ट क्लॉज को हमने चेंज किया है। आंसर होगा इफ यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट यू कैन गो अब्रॉड। सेम है आपका सेंटेंस नंबर 6, इफ वी सॉल्व सम ऑफ आवर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वी विल बी लेस प्रोन टू डिसीजेस। ओके, एंड यहाँ पे हमें अनलेस यूज करना है और यहाँ पे जो इफ क्लॉज है वो आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ से आपको अनलेस पे आना है, तो वैसे ही हो गया सेकंड कैटेगरी तक है आपका पॉजिटिव, लेकिन अनलेस यूज करना है तो आपको जो रिजल्ट क्लॉज है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसका उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे लेस वर्ड जो है वो नेगेशन दिखा रहा है, इसलिए आप लेस को गायब कर दीजिएगा। अनलेस वी सॉल्व सम ऑफ आवर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वी विल बी प्रोन टू डिसीजेस। सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि अगर हम अपने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले जाते हैं तो डिसीजेस कम होगी, लेस प्रोन होंगे हम उसके। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं, अनलेस वी सॉल्व। अनलेस वी सॉल्व का मतलब क्या होगा, इफ वी डू नॉट सॉल्व, अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिसीजेस के प्रोन हो जाएंगे। लेस आपको हटाना पड़ेगा। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि आपका इफ क्लॉज कैसा है बेटा, पॉजिटिव है और आपको अनलेस का यूज करना है जिसका मीनिंग इफ नॉट होता है। इस वजह से हमें रिजल्ट क्लॉज को चेंज करना है। आंसर होगा अनलेस वी सॉल्व सम ऑफ आवर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वी विल बी प्रोन टू डिसीजेस। इसके बाद क्लास 11th टोटल इंग्लिश में एक एक्सरसाइज और है अनलेस इफ की, उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए और प्रैक्टिस हो जाएगी। 11th वालों को आंसर्स भी मिल जाएंगे और बाकी क्लासेस को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, इसको भी अगर आप लगा लेते हो, ठीक है। इसके बाद मुझे लगता नहीं है इतनी एक्सरसाइजेस मैं कराए दे रही हूँ आपको, अनलेस इफ में कभी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको सारे सेंटेंसेस में इफ दे रखा है, इसको हटाकर आपको अनलेस लाना है। अभी हम सीख चुके हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है। इफ के साथ अगर डू नॉट आता है तो इफ डू नॉट पूरा हटके अनलेस के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है सब्जेक्ट के बाद। इसी तरीके से अगर इफ के साथ डज नॉट आ रहा है कंडीशनल क्लॉज में तो वहां पे आपका अनलेस के साथ वर्ब एसोरियस फॉर्म लानी होती है। इफ के साथ अगर डिड नॉट आ रहा है तो अनलेस के साथ सेकंड फॉर्म लेके आनी होती है। या फिर अगर आपका इफ के साथ नथिंग आ रहा है तो अनलेस समथिंग हो जाता है। इफ नोबडी आ रहा है तो आपका अनलेस समबडी हो जाता है। ये आप उसको अच्छे से कमांड ले लीजिएगा, ठीक है।
और जब ये सारे स्ट्रक्चर्स दिए रहते हैं, इफ नॉट हमें दिया रहता है ऑलरेडी, इफ नथिंग या इफ के साथ कोई नेगेटिव दिया रहता है, तो सीधे अनलेस का हम यूज करते हैं सारी वर्ब्स के साथ और रिजल्ट क्लॉज में कुछ चेंज नहीं करते हैं, रिजल्ट क्लॉज हमारा एज इट इज रहता है, ठीक है। जबकि इसकी सेकंड कैटेगरी हमने क्या पढ़ी थी, सेकंड कैटेगरी ये थी कि अगर इफ क्लॉज पॉजिटिव दे रखा है, इफ नॉट नहीं दे रखा है आपका, इफ क्लॉज पॉजिटिव है, तो अगर इफ क्लॉज पॉजिटिव है तो इफ के जगह पे सीधे अनलेस लेके आना है और रिजल्ट क्लॉज को आपको चेंज कर देना है, वाइस वर्सा कर देना है। रिजल्ट क्लॉज अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव कर दीजिए। व्हाई? बिकॉज हम इफ पॉजिटिव को अनलेस कर रहे हैं, जबकि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, तो हमने इफ वाले को नॉट कर दिया है, तो रिजल्ट में भी आपको चेंज लाना पड़ेगा ताकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे, यानी मीनिंग चेंज ना होने पे। दोनों कैटेगरीज के यहाँ पे सेंटेंसेस आपको हैं और मैं लाइन से कराऊंगी, ये नहीं कहूंगी कि नॉट वाले पहले करा दूं। आई विश आपको सारी कैटेगरी समझ में आ गई है। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है, इफ ही इज केयरलेस ही विल नॉट सक्सीड। तो आप देखिए यहाँ पे इफ के साथ क्या नॉट दे रखा है? नहीं दे रखा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट क्लॉज में चेंज करना पड़ेगा। अनलेस ही इज केयरलेस ही विल सक्सीड, अनलेस ही इज केयरलेस ही विल सक्सीड। ओके, अनलेस ही इज केयरलेस का मतलब क्या हो गया, इफ ही इज नॉट केयरलेस, तो अगर नहीं केयरलेस है तो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल होगा ना वो, इसीलिए हमने क्या किया, ही विल सक्सीड किया। ओके, तो ये आपका सेकंड कैटेगरी का सेंटेंस था। क्या था कि अगर इफ क्लॉज पॉजिटिव होता है उस केस में इफ के जगह अनलेस करते हैं और रिजल्ट क्लॉज को ऑपोजिट कर देते हैं, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो ऑपोजिट कर दो। ओके, सेकेंड सेंटेंस, आई विल अराइव टुमारो इफ नथिंग गोज रॉन्ग। इफ नथिंग का क्या करते हो, अनलेस समथिंग करते हो। रिजल्ट क्लॉज में क्या कोई चेंज करते हैं उस वक्त, जब इफ नॉट होता है तो नहीं करते हैं, तो बस आई विल अराइव टुमारो unless something goes wrong. How easy. Third sentence. If you drive fast. If you drive fast is affirmative clause. Affirmative clause है ना, तो if के जगह unless लेके आना है, तो इधर जो result clause है उसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा। क्या हो जाएगा, unless you drive fast you will not be fined. Okay. Sentence number 4. if के साथ do not दे रखा है, तो if do not हट के unless के साथ first form आ जाएगी। He will never come unless we invite him. He will never come unless we invite him. Okay. Sentence number 5 में if do not दे रखा है तो result clause में कोई change नहीं करते हैं। Unless you pay, I will not work. Unless you pay, I will not work. Sentence number 6. If you wear a suit. If you wear a suit is an affirmative clause. इस वजह से हम जब if के प्लेस पे unless करेंगे तो जो result clause है उसको हमें opposite करना पड़ेगा। Unless you wear a suit, you will not feel hot now. नाउ नहीं लगाएंगे, सॉरी, नाउ को आप हटा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर इफ लगा था तो आप नाउ लगा रहे थे। जब आप अनलेस लगाओगे तो आपको नाउ लगाने की जरूरत नहीं है। सेवेंथ, इफ यू डोंट, इफ डू नॉट दे रखा है, अनलेस के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। अनलेस यू वांट दिस आई विल टेक इट। रिजल्ट क्लॉज पे कोई चेंज नहीं करते हैं इफ नॉट के सेंस में। अनलेस यू वांट दिस आई विल टेक इट। सेंटेंस नंबर 8, यू मस्ट बाय अ टिकट इफ यू वांट टू बोर्ड अ ट्रेन। तो इफ के साथ आपको अफर्मेटिव दे रखा है, तो इफ के जगह जब आप अनलेस करोगे तो रिजल्ट क्लॉज आपको चेंज करना पड़ेगा। यू मस्ट नॉट बाय अ टिकट अनलेस यू वांट टू बोर्ड अ ट्रेन। तो आई विश आपको अनलेस इफ क्लॉजेस क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए जो मेन टॉपिक हमारा था वो ये था कि रिप्लेसिंग इफ बाय अनलेस बट फॉर अदरवाइज प्रोवाइडेड सपोज एटसेट्रा, जिसमें हमने कवर कर लिया है अनलेस। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कभी कभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन में इफ क्लॉज दे रखा होगा और इफ के प्लेस पे आपको यूज करना होगा बट फॉर, या अनलेस दिया होगा उसके प्लेस पे आपको यूज करना होगा बट फॉर, या कुछ भी दे रखा हो वहां पे आपको यूज करने को आ सकता है बट फॉर या अदरवाइज या फिर प्रोवाइडेड या फिर सपोज। और बट फॉर जब आ जाता है तो 90% स्टूडेंट्स उसको गलत करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, जिनको पता होता है वो सही करते हैं केवल। ठीक है, देखिए बट फॉर का ऐसे बुक में तो ये लिखा है इट वर नॉट फॉर और इट हैड बीन फॉर। मैं आपको छोटा सा मीनिंग बताती हूँ। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, विदाउट, राइट। तो बट फॉर जब कभी भी स्ट्रक्चर यूज करने को आएगा बच्चों, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बट फॉर के आगे मुझे कोई फॉर्म ऑफ वर्ब लेके नहीं आनी है। बट फॉर के आगे मुझे लेके आना है एक नाउन फॉर्म, एक नाउन लेके आना है आपको। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको कंडीशनल क्लॉज दे रखा है उसमें ऐसा कौन सा आप नाउन उठाएं, दिया गया होगा वहां पे पूरा क्लॉज वर्ब आ रही होगी, लेकिन आपको वहां पे कोई ना कोई नाउन दे रखा होगा, आपको हिंट मिल जाएगी आराम से सेंटेंस में। वो नाउन आपको उठा के लेके आना होता है। और जो आपका
रिजल्ट क्लॉज रहता है वो आपका एज इट इज रहता है, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इफ देयर वॉज नो रेन वी वुड हैव कम अर्लियर, अगर बारिश ना होती तो हम पहले आ सकते थे। और यहाँ पे है बट फॉर द रेन, यहाँ पे क्यों दे रखा है बट फॉर, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि बट फॉर के बाद हमें नाउन फॉर्म लेके आनी होती है, और सेंटेंस में रेन आपका क्या है, नाउन फॉर्म है। सो बट फॉर द रेन, यानी इफ इट हैड नॉट बीन द रेन, बट फॉर का मीनिंग क्या होता है, इफ इट हैड नॉट बीन द रेन वी वुड हैव कम अर्लियर। नेक्स्ट है आपका इफ इट वर नॉट फॉर हिज हेल्प आई वुड हैव सफर्ड, और आपको बट फॉर यूज करना है तो आप ये ढूंढोगे कि भाई इस क्लॉज में हम कौन सा नाउन उठा सकते हैं, वो आपका है हेल्प, लेकिन किसकी हेल्प, हिज हेल्प, राइट। तो बट फॉर हिज हेल्प आई वुड हैव सफर्ड, यहाँ पे विदाउट का सेंस आ रहा है, विदाउट हिज हेल्प आई वुड हैव सफर्ड, राइट। सो बट फॉर का मीनिंग होता है विदाउट या इफ इट हैड नॉट बीन और इफ इट वर नॉट, राइट। तो बट फॉर के आगे आपको लेना क्या होता है बेटा, नाउन। क्लास 9th में 2 एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं, वो भी आप देख लो। देखिए यहाँ पे है इफ देयर वाज नो एयर वी वुड हैव डाइड, और आपको यहाँ पे बट फॉर यूज करना है, तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो एयर दे रखा है, वो नाउन है आपका, बट फॉर के आगे एयर लगा दो, बट फॉर एयर वी वुड हैव डाइड। देखिए रिजल्ट क्लॉज एज इट इज है कि नहीं, कितना इजी है। तो पता होगा अगर आपको तो आप बना लोगे, अगर नहीं पता होगा तो बच्चे क्या करेंगे, बट फॉर देयर वाज एयर ये सब बनाएंगे ना, कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि बट फॉर के बाद कंपल्सरीली हमें क्या लेना होता है बेटा, नाउन फॉर्म लेना होता है। कुछ और बना दोगे, फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दोगे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेम आपका नीचे वाला एग्जांपल है, इफ इट वर नॉट फॉर हिज इन्वेंशन वी वुड हैव फॉट, तो बट फॉर और हिज इन्वेंशन लगा दीजिए। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको हिज हर माय करके दे रखा है तो उसको गायब मत कर दीजिएगा, केवल नाउन मत ले आइएगा। नाउन से पहले अगर आपका हिज हर वर कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है तो उसको भी आपको कैरी करना है। तो बट फॉर हिज इन्वेंशन वी वुड हैव फॉट, राइट। आई विश आपको बट फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो क्या होगा। अब ये जो बट फॉर है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन में आता है ये भी हम देख लेते हैं। क्लास 12 में मुझे स्पेसिमेन पेपर 2 में मिल गया है, काफी ढूंढा मैंने, 9 10 में नहीं मिला, 3-4 एक्सरसाइजेस मैंने देखी, तो रैंडमली जब 12th की स्पेसिमेन पेपर 2 में देखा तो मुझे वही मिल गया। देखिए मैं मेहनत कर रही हूँ आपको समझाने के लिए कोई छोटी-छोटी चीजें, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ लाइक करिए वो एंड ऑल, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल, आपको देखना है देखिए, लेकिन जब आप देख लिया है, कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको दूसरों तक भी पहुंचाएं, राइट। आपको पता है कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो जरूरी नहीं आप उसको फॉरवर्ड ही करो, आप अपने फ्रेंड्स को स्कूल में समझा दो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मेरा ये एम है कि बच्चों तक कॉन्सेप्ट पहुंच पाए, राइट। क्योंकि मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखती हूँ, आईसीएसई स्टूडेंट्स, आईसीएसई स्टूडेंट्स को, वो बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वाकई जो टीचर्स हैं वो ग्रामर इतना ज्यादा डेप्थ में आके नहीं पढ़ाते हैं। वो लिटरेचर वाले टीचर को ही लैंग्वेज पकड़ा दी जाती है, तो वो लिटरेचर पे ध्यान देता रहता है, लैंग्वेज में बेटा ये कर लेना वो कर लेना कहकर खत्म कर देता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रही है चीजें तो प्लीज को शेयर जरूर करिए। सो बाय द वे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बट फॉर। यहाँ पे सेंटेंस है, हैड इट नॉट बीन फॉर सोनूस वीकनेस इन मैथ्स ही वुड हैव टॉप्ड द क्लास। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और आ गई, हैड इट बीन लिखा है, तो हैड इट बीन का मतलब होता है इफ इट हैड बीन। कभी कभी जो कंडीशन क्लॉज होते हैं वो आपको हैड से स्टार्ट मिलते हैं, अभी मैं आपको उसको और समझाऊंगी अच्छे से डिटेल से, लेकिन आप इतना समझो कि ये जो फर्स्ट क्लॉज है रखा है इट इज अ कंडीशनल क्लॉज, उसका मतलब है इफ इट हैड नॉट बीन फॉर सोनूस वीकनेस, ठीक है। कौन सा ये आपका टाइप है कंडीशनल का, तो थर्ड टाइप है ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वुड हैव थर्ड फॉर्म, याद आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे आपको यूज करना है बट। देखिए कितने चालाक हैं, वो बट दे रखा है केवल, ठीक। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है कि भाई कंडीशनल सेंटेंस में एक बट फॉर टर्म भी होता है, बट फॉर एक छोटा सा टॉपिक होता है, तो उनको फौरन क्लिक करेगा कि यहाँ बट फॉर आएगा। इसको नहीं पता है वो कुछ भी बनाएगा, बट इट वॉज नॉट, कुछ भी लिख सकता है वो, राइट, गलती बनाएगा अगर नहीं पता है बट फॉर भी कुछ होता है इंग्लिश में, राइट। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बट फॉर यूज करना है, और बट फॉर के बाद मैंने क्या बताया, जो सेंटेंस में आपको नाउन वाला टर्म दिखे वो आप उठा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सोनूस वीकनेस, ठीक है, और किसमें, इन मैथ्स, तो आप पूरा लोगे बट फॉर सोनूस वीकनेस इन मैथ्स कॉमा ही वुड हैव टॉप्ड द क्लास। अब नेक्स्ट आपके बुक में दे रखा है अदरवाइज, आपसे पूछा जा सकता है अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, अदरवाइज का मतलब होता है इफ इट इज नॉट हैपन, या इट डिड नॉट हैपन, या इट हैड नॉट हैपन। या फिर डज नॉट, डिड नॉट, हैड नॉट लगा के क्यों बताया गया, क्योंकि यही 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के, याद होगा आपको, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल आपका इफ क्लॉज दे रखा है। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हो, इफ यू डोंट वर्क हार्ड
you won't succeed, ये कौन सा है? फर्स्ट कंडीशनल है। यहाँ पे आपको अदरवाइज यूज करना है, तो याद आप रखिएगा कि अदरवाइज यूज करने के लिए आपको उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको चेंजेस करने होते हैं। तो नॉर्मल है वर्क हार्ड अदरवाइज यू वोंट सक्सीड। नेक्स्ट है आपका इफ यू हैड नॉट वर्कड हार्ड यू वुड नॉट हैव सक्सीडेड, यू हैड वर्कड हार्ड अदरवाइज यू वुड नॉट हैव सक्सीडेड। तो अदरवाइज का जो यूज है मुझे लगता है कि समझाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी होता है, आप अपने डेली लाइफ में भी यूज करते रहते हो। आगे बात करते हैं प्रोवाइडेड की। प्रोवाइडेड भी बहुत पूछा जाता है, तो कभी कभी प्रोवाइडेड दैट या फिर केवल प्रोवाइडेड, दोनों का मीनिंग सेम होता है। दैट लगाएं चाहे लगाएं, लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, और अगर नहीं लगाएंगे तो भी आपका सही होता है। प्रोवाइडेड का मतलब होता है ओनली इफ या फिर इफ, राइट, मतलब वही होता है। लेकिन मेनली जब परमिशन की जब हम बात करते हैं, कोई हमारा ऐसा क्लॉज है जिसमें केवल कंडीशन नहीं दिखानी है, कंडीशन में हमें परमिशन को एम्फेसाइज करना है, तो परमिशन के सेंस में आपका आता है प्रोवाइडेड ओनली इफ। ये चीज तभी होगी अगर सिर्फ ये होगा, तो अगर सिर्फ या इफ के सेंस में व्हेन यू वांट टू गिव परमिशन, व्हेन यू वांट टू सीक परमिशन, तो वहां पे प्रोवाइडेड का यूज होता है, ठीक है। तो आपका इसमें कोई और चेंजेस नहीं होते हैं आपको कि आपको नाउन लाना है या कुछ और करना है, आपको सेम होता है पूरा। आप इफ को हटाइए, प्रोवाइडेड लेके आइए, पूरा सेंटेंस आपका वैसे ही रहता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इफ यू फिनिश योर वर्क बाय दिस इवनिंग यू कैन हैव एन ऑफ टुमारो, और यहाँ पे आपको बस इफ के प्लेस पे प्रोवाइडेड कर देना, क्योंकि प्रोवाइड का मतलब ही होता है इफ। तो प्रोवाइडेड यू फिनिश योर वर्क बाय दिस इवनिंग यू कैन हैव एन ऑफ टुमारो। अब दैट लगाओ, ब्रैकेट में क्यों दे रखा है कि इफ यू वांट टू राइट दैट इज ओके, इफ यू डू नॉट वांट टू राइट दैट इज आल्सो ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सपोज या फिर सपोजिंग। इसका मीनिंग होता है व्हाट इफ। फॉर एग्जांपल इफ वी मिस द ट्रेन व्हाट शैल वी डू, तो यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है कि सपोज से स्टार्ट करिए या सपोजिंग से स्टार्ट करिए, ठीक है। सपोज अपोजिंग के साथ भी यही मैटर है कि डैट लगाइए चाहे ना लगाइए, दोनों सेम होता है। और इसमें भी आपको कोई और चेंजेस नहीं करने होते हैं, आपको सिर्फ इफ के प्लेस पे सपोज लगा देना होता है, बाकी सारी चीजें वैसी रहती हैं। इफ वी मिस द ट्रेन, सपोज दैट वी मिस द ट्रेन, या सपोजिंग दैट वी मिस द ट्रेन, व्हाट शैल वी डू, बोथ आर करेक्ट, ओके। तो इतने सारे कंजंक्शंस आपको दिए जा सकते हैं इफ के प्लेस पर, लेकिन कभी कभी आपका एज लॉन्ग एज भी दे रखा होता है। देखिए एज लॉन्ग एज भी एक कंजंक्शन होता है। वैसे तो एज लॉन्ग एज का मीनिंग ये निकलता है कि जितना लंबा, यानी कि दिस पर्टिकुलर रॉड इज एज लॉन्ग एज दैट रॉड, तो एज लॉन्ग एज का एक वो मतलब होता है। लेकिन एज लॉन्ग एज एक तरीके के कंजंक्शन के तरीके से भी यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है इफ या फिर प्रोवाइडेड, ठीक है। जो प्रोवाइडेड का मतलब होता है ओनली इफ, वही एज लॉन्ग एज होता है, ठीक है, परमिशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है सेंटेंस एक है, यू कैन बी अ मेंबर ऑफ द क्लब टिल यू पे द मेंबरशिप फी, ओके। और यहाँ पे आपको एज लॉन्ग एज यूज करना है, तो ये आपका कंडीशन क्लॉज है, क्योंकि एज लॉन्ग एज का मतलब होता है इफ या फिर प्रोवाइडेड। तो आपको यहाँ ये ढूंढना है कि दो क्लॉजेस में कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि अगर मेंबरशिप पे करोगे क्लब की तो उसके मेंबर बन सकते हो, ये आपका सेंस आ रहा है। तो बस आप क्या करोगे, एज लॉन्ग एज वाले क्लॉज में आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना होगा, और रिजल्ट क्लॉज में आप विल रख सकते हो या कैन रख सकते हो, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट कंडीशन में आपको पढ़ा रखा है। तो एज लॉन्ग एज यू पे द मेंबरशिप फी ऑफ द क्लब यू कैन बी इट्स मेंबर, राइट। एज लॉन्ग एज यू पे, यू विल पे नहीं कर सकते हो, मैंने आपको समझाया है कि भाई इफ वाले क्लॉज में हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखना होता है, रिजल्ट क्लॉज में आपका विल आता है, और विल के प्लेस पे इफ यू वांट टू गिव परमिशन देन यू कैन यूज कैन आल्सो और अदर मॉडल्स आल्सो। ये मैं आपको पूरा पार्ट 1 में अच्छे से समझा चुकी हूँ। एज लॉन्ग एज यू पे द मेंबरशिप फी ऑफ द क्लब कॉमा यू कैन बी इट्स मेंबर विल बी योर आंसर। अब बेटा इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, वो भी अगर मैं छोड़ दूंगी तो फिर आप फंस सकते हो, बोलोगे मैडम ने ये वाला टाइप क्यों नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो देखिए एक होता है शॉर्ट इन्वर्टेड वेरिएशंस करके कंडीशनल सेंटेंसेस में टॉपिक होता है। शॉर्ट इन्वर्टेड वेरिएशंस क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो देखिए कभी कभी कंडीशनल क्लॉजेस में आपको इफ नहीं दिया होता है, इफ इज लेफ्ट आउट, इफ नहीं दिया होता है, और वो क्लॉजेस स्टार्ट होते हैं शुड से, वर से, हैड से। फिर समझ लीजिए कंडीशनल क्लॉज में कभी कभी इफ नहीं दे रखा होता है और इफ के प्लेस पे आपको दे रखा होता है शुड, वर, हैड। यहाँ से क्लॉजेस स्टार्ट होते हैं, बिगिन होते हैं। तो कई बार आपको ट्रांसफॉर्मेशन में
लिख के आता है शुड से स्टार्ट करिए, वर से स्टार्ट करिए, हैड से स्टार्ट करिए। हैड से तो स्टार्ट करने को कई बार आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है वो आप समझिएगा। अब टॉपिक का नाम है शॉर्ट इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। वैसे अगर हम देखें तो सब पहले वर्ब आता है, उसके बाद मॉडल्स आते हैं। ही शुड डू हिज वर्क, या इफ ही वर मिलियनेयर, ही के बाद वर आया, या ही हैड डन हिज वर्क, ही के बाद हैड आया। लेकिन यहाँ पे हम करते क्या है, अगर कंडीशनल क्लॉज में शुड वर हैड पहले आता है तो उसके फौरन बाद हमें सब्जेक्ट लाना होता है। शुड ही, वर ही, हैड ही, यानी ये इन्वर्ट हो रहा है। क्या इन्वर्ट हो रहा है, हम क्या वेरिएशन कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट और वर्ब में वेरिएशन कर रहे हैं, यानी उसको उल्टा कर दे रहे हैं। वैसे ही शुड होना चाहिए, ही वर होना चाहिए, या वी वर होना चाहिए, ही हैड होना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हैड ही, शुड ही, वर ही करके यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वही होता है, इफ छुपा होता है इसमें। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे समझ सकते हो, शुड ही रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इलनेस से रिकवर होना चाहिए। शुड का वैसे मतलब होता है चाहिए, लेकिन अगर शुड आपका कंडीशनल क्लॉज में बिगिनिंग में आ रहा है तो इसका मतलब होता है इफ ही वर टू, राइट, ओके। तो शुड ही रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस का मतलब ये है कि इफ ही वर टू रिकवर, ओके। So should he recover from his illness, he would take the examination is equivalent to if he were to recover from his illness, he would take the examination. ठीक है। तो यहाँ पे should का मतलब चाहिए बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका कंडीशनल क्लॉज है। if का सेंस दे रहा है, अगर का सेंस दे रहा है, एक शर्त का सेंस दे रहा है। सिमिलरली वर यहाँ पे जो आया है, वर ही टू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस का मतलब यही है, इफ ही वर टू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, राइट। अगर वो इलनेस से रिकवर हो जाता तो वो एग्जामिनेशन दे पाता। दिस इज द सेंस हियर। सो वर ही टू इज इक्विवेलेंट टू इफ ही वर टू, ये एक कंडीशनल शर्त दिखा रहा है। यहाँ पे वर ही टू रिकवर का मतलब नहीं उसे इलनेस से रिकवर होना था एंड ऑल, ये सब सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हैड, हैड के साथ आता है थर्ड फॉर्म हमेशा, क्योंकि आपको पता है कि हैड थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म आता है या कुड हैव थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पे लिखा है हैड ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। इसका मतलब क्या है, इफ ही हैड रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, अगर वो इलनेस से रिकवर हो जाता तो एग्जामिनेशन दे सकता था। दिस इज द सेंस हियर। सो हैड ही रिकवर्ड इज इक्विवेलेंट टू इफ ही हैड रिकवर्ड, अंडरस्टैंडिंग। सो हैड ही इज इक्विवेलेंट टू इफ ही हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपने इसमें ये समझा कि हम क्या इन्वर्ट करते हैं, तो हम ये इन्वर्ट करते हैं कि शुड वर हैड के फौरन बाद हमें सब्जेक्ट लेना होता है, जो कि जो नॉर्मली हम लेते हैं, जनरली हम लेते हैं, वो हम लोग पहले लेते हैं। ही शुड करते हैं, ही वर करते हैं, ही हैड करते हैं। बट in conditional sentences, if we want to begin the sentences with these and we don't want to use if, then ये होता है आपका कि वहां पर हमें इन्वर्ट करना होता है, यानी इसके फौरन बाद सब्जेक्ट लाना होता है, इससे पहले सब्जेक्ट नहीं लाते हैं, ठीक है। शुड ही, वर ही, हैड ही। सेंस क्या होता है, इफ का सेंस होता है। चलिए हम अब देख लेते हैं कुछ उसके एग्जाम्पल्स जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में पूछे गए हैं। क्लास 10th में आपको दिया गया है यहाँ पर पेज नंबर 163 पर, he had not been invited otherwise he would have come। आपको पता है 9th-10th में अब ऑप्शंस आने लगे हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या देखिए दे रखा है, हैड से स्टार्ट हो रखा है आपका, तो ये क्या कहलाता है, शॉर्ट इन्वर्टेड वेरिएशन। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का ही टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है कि he had not been invited, उसको इन्वाइट नहीं किया गया था, नहीं तो वो आ जाता, ठीक है। तो सेंस यहाँ आना चाहिए कि अगर उसे इन्वाइट किया जाता तो वो आता। दिस इज द सेंस हियर। तो डी विल बी योर आंसर। हैड ही बीन इन्वाइटेड, अगर से इन्वाइट किया जाता है, वुड हैव कम, वो आ जाता। अब इसी हैड का एक एग्जांपल उठाते हैं क्लास 11th की बुक से। यहाँ पे सेंटेंस ये रखा है, आवर वॉचमैन लॉस्ट हिज जॉब एज ही वाज लेट एवरी डे। यानी जो वॉचमैन था हमारा, उसकी जॉब चलेगी क्योंकि वो लेट रहता था। यानी ये भी पास्ट की बात हो गई। अब पास्ट की बात हो गई और हैड यूज करना है। भाई हैड को देख के समझ तो आगे कि कंडीशनल सेंटेंस ही बनाना है। अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ, हैड से स्टार्ट होता है, शुड से स्टार्ट होता है, वर्ड से स्टार्ट होता है, तो वो आपका कंडीशनल क्लॉज ही होता है। तो फिलहाल ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज लेके आना है। और टाइप आपको समझ आ गया होगा कि ये पास्ट की बात है, यानी ये हो गया। अब ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ना ही कोई फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ना ही कोई फैक्ट्स की बात हो रही है। तो किसकी बात हो रही है, पास्ट की। आपको पता है कि पास्ट की बातें हम कौन से टाइप में करते हैं, टाइप 3 में करते हैं, ठीक है। और टाइप 3 का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, हैड थर्ड फॉर्म, और आपको रिजल्ट क्लॉज लेना होता है वुड हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है। और हैड से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये इफ क्लॉज ही है। मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ ना, हैड
उससे स्टार्ट करते हैं, हट के फौरन बाद सब्जेक्ट लेके आते हैं, तो वो जो सेंस होता है वो इफ का ही होता है। तो यानी यहाँ पे हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर वॉचमैन हमेशा टाइम पर होता, लेट ना होता, तो उसकी जॉब ना जाती। दिस इज द सेंस है। तो आप यहाँ पे जो कंडीशन है वहां पे आप हैड थर्ड फॉर्म यूज कर लीजिए, यानी अगर वॉचमैन टाइम पर होता तो वो हैड थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा, तो वो जॉब ना मिस करता, ना खोता, तो वो आपका वुड हैव थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो हैड आर वॉचमैन बीन ऑन टाइम एवरी डे, had our watchman been on time every day, comma, he would not have lost his job। ठीक है, तो पहले आपने आर वॉचमैन लिख दिया है, इस वजह से सेकंड क्लॉज में उसके लिए ही का यूज करोगे। और मैंने यहाँ पे बी डबल एन बीन की यूज किया है कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और यहाँ पर जो कंडीशन है वहां पे वॉज दे रखा है, वॉज का थर्ड फॉर्म बी डबल एन बीन होता है। ये हमने आपको फर्स्ट पार्ट पे समझा रखा है बहुत अच्छे से। So had our watchman been on time every day, comma, he would not have lost his job। Let's take one more example. If I had heard of him earlier, I would have met him। यहाँ पे थर्ड कंडीशन आपको दे रखा है और had I से स्टार्ट करना है, तो had I equivalent to if I had, right? तो बना बनाया आपको दे रखा है, आपको सिर्फ had I करके थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, उधर जो रिजल्ट क्लॉज है वो आपका एग्जिस्ट रहेगा। Had I heard of him earlier, I would have met him। Had I heard of him earlier, comma, I would have met him। Let's take one more example. If he had got a raise in salary, he would have bought that car। और यहाँ पे हमें यूज करना है had he, तो बना बनाया सेंटेंस हमको दे रखा है, had he is equivalent to if he had, तो आप बस आगे लगा देंगे got a raise in salary, he would have bought that car। Had he got a raise in salary, he would have bought that car। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में काफी हद तक मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। जो कुछ 20 to 25% रहता है वो आपका मिक्स्ड कंडीशनल्स होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल का होता है वो। तो फिलहाल 9th 10th आईसीएसई एंड 11th 12th आईएससी में जितना कुछ कवर होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, मैंने सब कुछ कवर करवा दिया है आपको। स्टिल आपको किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लेकर प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक्सरसाइज आप पूरी की पूरी मुझे सेंड कर सकते हो। ईमेल आईडी मेरी मेंशन रहती है, इन्फॉर्मेशन भी आप देख लीजिएगा, वहां पे आप मुझे सेंड कर सकते हो और ऊपर मेंशन कर देना सब्जेक्ट में कि मैम प्लीज सॉल्व दिस एक्सरसाइज कंडीशनल सेंटेंसेस। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन योर सजेस्टेड एक्सरसाइज। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में किसी भी सेंटेंस में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि मैम आपने कुछ अलग बता दिया है, मेरा आंसर ये मैच हो रहा है, तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, तो आप वो भी पूछ सकते हो मुझसे। कभी कभी होता है ऐसा कि हम कंडीशनल सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर फ्रेजेस करके, मतलब आपका कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, थोड़ा सा फ्रेजेस आपके इधर हो सकते हैं, दैट्स अप टू यू, बट सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग दिस, सो यू कैन आल्सो आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर। एक लास्ट चीज और कि प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।